Mad Vibes. Or in today's topic, we are talking about the respiratory system. सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले अपन देख लेते हैं ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। और ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा पढ़ने से पहले अपन देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। सो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, तो सबसे पहले जब अपना एलर्जन आता है बॉडी में, जब एलर्जन को अपन इनहेल करते हैं, एलर्जेंस कैसे, एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल हो गया या पॉलन ग्रेन हो गया या कोई एनिमल हेयर हो गया, ये सारे एलर्जेंस हैं। ठीक है, जब इनको अपन इनहेल करते हैं तो ये क्या होता है, दिस एलर्जन इज टेकन अप बाय एंटीजन presenting cells in the wall of bronchioles. ठीक है, then this is taken to the lymph nodes. ठीक है, यहाँ पे जो अपना T हेल्पर सेल्स TH2 सेल्स जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज द एलर्जन एंड गेट एक्टिवेटेड। ये T हेल्पर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड गेट एक्टिवेटेड। नाउ प्लाज्मा सेल का प्रोडक्शन होगा, प्लाज्मा सेल्स बनेंगे। प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं, AGE सिक्रीट करते हैं, एंटी जो बॉडी ई होती है अपनी इम्यूनोग्लोबिन जो ई होता है वो सिक्रीट करते हैं। ये मास्ट सेल पे एक्ट करती है। ठीक है, एक्ट ऑन मास्ट सेल। ठीक है, मास्ट सेल पे एक्ट करती है। मास्ट सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है, तो मास्ट सेल के अंदर क्या हो रहा है, DNA जो है वो सिंथेसिस इंक्रीज़ हो रहा है। दिस इंक्रीजेस फॉस्फोलाइपेज A2 This activates the lipoxygenase ठीक है, एक्टिवेट हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, इसमें सिंथेसाइज। नाउ लाइपोऑक्सीजनेस जो है वो क्या करा रहा है, वो सिंथेसिस करा रहा है अपना ल्यूकोट्राइन का। ठीक है, ल्यूकोट्राइन का सिंथेसिस करा रहा है। अब ल्यूकोट्राइन क्या होता है, ल्यूकोट्राइन स्टोर्ड रहता है, स्टोर्ड इन दी मास्ट सेल until the second exposure to the allergens। जब तक सेकेंड एक्सपोजर नहीं होता है एलर्जन का, जो सेम एलर्जन का जब सेकेंड एक्सपोजर होगा तब ये ल्यूकोट्राइन है वो मास्ट सेल से बाहर आएगा। ठीक है, रिलीज़ होगा, तब तक ये मास्ट सेल के अंदर स्टोर रहता है ल्यूकोट्राइन। ठीक है, सो दिस इज ऑल इनसाइड द मास्ट सेल। नाउ अब अपना सेकेंड एक्सपोजर हो गया है, क्या हो गया है, अपना सेकेंड एक्सपोजर हो गया है। जब सेकेंड एक्सपोजर हो गया है तो अपना ये जो ल्यूकोट्राइन है ये क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, ल्यूकोट्राइन रिलीज़। ये क्या है, ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर
पे एक्ट करेगा और कराएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल, जिसके कारण ब्रोंकोस्पाज्म होगा, ब्रोंकियल अस्थमा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, कि ऐसे ब्रोंकियल अस्थमा होता है। एक बार और अपन अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है अपना, सबसे पहले एलर्जन आ रहा है, ठीक है। एलर्जन आया, इनहेल किया अपन ने। एलर्जन क्या हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है। एलर्जन क्या हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, एनिमल हेयर हो सकता है। अब दिस एलर्जन इज टेकन अप बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन द वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। जब ये अब इस एलर्जन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने ले लिया, जो कि वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल में प्रेजेंट रहती है। अब ये लिम्फ नोड तक लेके जाएंगे इसको, और वहाँ पे अपना TH2 जो अपना टी हेल्पर सेल्स है वो रिकॉग्नाइज करेगा एलर्जेंस को और एक्टिवेट हो जाएगा। कौन एक्टिवेट हुआ है, जो अपना टी हेल्पर सेल है वो एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगी, IgE एंटीबॉडीज सिक्रीट होंगी। IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल पे एक्ट करके, अब मास्ट सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है, DNA सिंथेसिस इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण और सिंथेसिस हो रहा है फॉस्फोलाइपेज A2 का। फॉस्फोलाइपेज A2 एक्टिवेट करता है लाइपो ऑक्सीजनेस को, और लाइपो ऑक्सीजनेस करता है सिंथेसिस किसका, ल्यूकोट्राइन का। अब जो ल्यूकोट्राइन है वो मास्ट सेल में ही स्टोर रहेगा जब तक कि सेकेंड एक्सपोजर नहीं होता है सेम जो एलर्जेंस है उसका। जब सेकेंड एक्सपोजर होता है तो जो ल्यूकोट्राइन है मास्ट सेल में जो स्टोर था वो रिलीज़ हो गया। रिलीज़ होके ये क्या करेगा, ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और क्या कराएगा, इन्फ्लेमेशन कराएगा ब्रोंक्यूल का, और जिसके कारण ब्रोंकियोस्पाज्म होगा और फाइनली ब्रोंकियल अस्थमा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। अब अपन ड्रग्स देख लेते हैं ब्रोंकियल अस्थमा की, किस किस स्टेप्स पे कौन कौन सी ड्रग है वो एक्ट करती है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एलर्जन अपनी बॉडी में आ गया, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने ले लिया, उसको लिम्फ नोड तक लेके चले गए। TH जो अपना टी हेल्पर सेल है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स बन गए। अब प्लाज्मा सेल्स से जो AG सिक्रीट हो रही है, जो एंटीबॉडी सिक्रीट हो रही है, उसको लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। तो उसको जो AGE सिक्रीट हो रही है उसको जो इनहिबिट करता है वो कौन सी ड्रग्स होती हैं, तो जो AGE एंटीबॉडी को इनहिबिट करती हैं वो होती हैं ड्रग्स अपनी ओमालीजुमैब, ठीक है। अब जहाँ पे भी ये आता है मैब, ठीक है, ये क्या होती है अपनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो इस स्टेप पे जो ड्रग अपन यूज़ करते हैं वो है ओमालीजुमैब, मतलब ओमालीजुमैब जो अपन ड्रग यूज़ कर रहे हैं, ओमालीजुमैब जो अपन ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। और ये किस स्टेप पे वर्क करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये क्या करती है, इनहिबिट करती है सिक्रीशन ऑफ IgE एंटीबॉडीज़, ठीक है। अब सेकेंड जो स्टेप्स है जो ड्रग अपन यूज़ कर रहे हैं वो है अपनी स्टेरॉइड्स, ठीक है। यहाँ पे अपन इन्हेलेशनल कॉर्टिको स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इन्हेलेशनल कॉर्टिको स्टेरॉइड्स। ये किस स्टेप को इनहिबिट कर रही है, ये कर रही है अपने जो अपना फॉस्फोलाइपेज A2 है उसके जो क्या बोलते हैं अपना सिंथेसिस को
इनहिबिट कर रही है, ठीक है। तो फॉस्फोलाइपेज के सिंथेसिस को इनहिबिट कौन कर रही है? स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या कर रही है? फॉस्फोलाइपेज के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है। द सेकेंड ड्रग इज ज़ाइल्यूटोन। ज़ाइल्यूटोन क्या है? ये इनहिबिट करती है, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्राइन, ठीक है। तो लाइपो ऑक्सीजनेस को इनहिबिट करके ज़ाइल्यूटोन इनहिबिट करती है सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्राइन। ल्यूकोट्राइन का सिंथेसिस नहीं होने देती, ये इनहिबिट कर रही है लाइपो ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी को, ठीक है। लाइपो ऑक्सीजनेस जो सिंथेसिस कराता है ल्यूकोट्राइन का, उसको इनहिबिट कर रही है ज़ाइल्यूटोन, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन इस स्टेप को इनहिबिट करते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स कौन कौन से हैं? सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और नीडोक्रोमिल सोडियम, ठीक है। नीडोक्रोमिल सोडियम, नीडोक्रोमिल सोडियम एंड सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ठीक है। इस जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, इसका ट्रिक रिमेंबर करने का क्या है कि इनके जो इसमें आता है क्रोम मीन्स कलर्स, और ये मास्ट सेल बहुत कलरफुल रहते हैं। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स जो है वो क्या होते हैं? सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड नीडोक्रोमाइड सोडियम, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं ल्यूकोट्राइन का रिलीज़, ठीक है। ल्यूकोट्राइन का जो रिलीज़ हो रहा है उसको इनहिबिट करते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। नाउ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर पे, जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर है जिस पे ल्यूकोट्राइन रिलीज़ होके एक्ट करता है, तो उस ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं अपने मॉन्टी ल्यूकास्ट एंड जेफ्री ल्यूकास्ट, मॉन्टी ल्यूकास्ट एंड जेफ्री ल्यूकास्ट, ठीक है। फिर जो ये ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, इसको इनहिबिट करते हैं ब्रोंको डायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स कौन कौन से हो गए? जैसे कि साबा लाबा। साबा लाबा क्या है? अपना शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। सामा लामा क्या है? अपना शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट। मैग्नीशियम सल्फेट IV देते हैं जो अपन, ये ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अस्थमा में देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। और क्या है अपना? थियोफाइलिन। ये सारे क्या कराते हैं? इनहिबिट कराते हैं ब्रोंकोस्पाज्म, क्योंकि ये सारे क्या है? ब्रोंकोडायलेटर्स। सो हर स्टेप पे क्या क्या ड्रग अपन ने यूज़ करी है, इससे इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन अपन ने देखा है। क्योंकि सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसको समझना था वो था अपना पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। आई होप आपको समझ आई हो। और हर स्टेप पे कौन कौन सी ड्रग है वो इनहिबिट कर रही है किसी स्टेप को, तो वो भी अपन ने अच्छे से देख लिया है। नाउ अपन अब हर एक ड्रग के बारे में ब्रीफली देखेंगे। सो सबसे पहले अपन देखते हैं इन्हेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। इन्हेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज गिवन बाय इन्हेलेशनल रूट, ठीक है। ये क्या है? बेस्ट फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। बेस्ट रूट फॉर इन्हेलेशनल रूट इज बेस्ट रूट फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। ड्रग्स कौन कौन सी है इन्हेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में? जो ड्रग्स आती हैं, तो ड्रग्स इंक्लूड ब्यूडोसोनाइड,
बैक्लोमिथासोन, ठीक है। ये 2 इम्पॉर्टेंट ड्रग है जिस पर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, जैसा कि अपन ने चार्ट में भी देखा था। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये क्या करता है, अपना फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करता है, डिक्रीज करता है फॉस्फोलाइपेज A2 की एक्टिविटी को, जिसके कारण डिक्रीज होता है अपना लाइपोऑक्सीजनेस। एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा, लाइपोऑक्सीजनेस एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो फॉस्फोलाइपेज A2 है वो इम्पॉर्टेंट रहता है लाइपोऑक्सीजनेस की एक्टिविटी के लिए, एक्टिवेट करने के लिए उसको। तो ये एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिसके कारण जो अपना ल्यूकोट्राइन है उसका सिंथेसिस कम होगा। ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस डिक्रीजेस इन द मास्ट सेल। So this is a mechanism of action of inhalational corticosteroids. साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के जब अपन सबसे पहले देखते हैं लोकल साइड इफ़ेक्ट्स। तो लोकल साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, फर्स्ट इज ओरल कैंडिडियासिस, ठीक है, जिसको ओरल थ्रश भी कहते हैं, इस नाम से भी आ सकता है। मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है ये, मोस्ट कॉमन लोकल साइड इफ़ेक्ट। ये अपन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो दिस इज़ प्रिवेंटेड बाय यूजिंग माउथ रिंजेस। माउथ रिंजिंग जब अपन करेंगे आफ्टर यूज़, ठीक है, जब आफ्टर यूज़ ऑफ द ड्रग इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करने के बाद अपने को माउथ रिंस करना है, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंशन। अब ट्रीटमेंट क्या है, अगर ये तो प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट अगर किसी को हो गया ओरल कैंडिडियासिस तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो फ्लूकोनाजोल ड्रग ऑफ चॉइस है। फ्लूकोनाजोल क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओरल कैंडिडियासिस। इसके अलावा लोकल रूट से अपन दे सकते हैं क्लोट्रीमेजोल, दिस इज बाय लोकल रूट। सेकेंड क्या लोकल साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं अपने को, चेंज ऑफ वॉइस, ठीक है, वॉइस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस एंड डिस्फोनिया, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। डिस्फोनिया क्या है, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। अब आ जाते हैं अपन सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स पे। सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, अपने ये बात याद रखनी है आपको, जैसे ये, ठीक है, तो जो भी सेंट्रल पार्ट है वो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, और जो भी पेरिफेरल पार्ट है वो क्या होगा, अपना डिप्रेस होगा। ये ट्रिक है रिमेंबर करने की कि जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट इज स्टिमुलेटेड एंड पेरिफेरल पार्ट इज डिप्रेस्ड। तो फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट अपन देखते हैं सिस्टमिक सीएनएस क्या है, सेंट्रल है, तो ये क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेटेड, जिसके कारण साइकोसिस और इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर और सिजर्स देखने को मिलते हैं अपने को। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। द सेकेंड इज आई, सेंट्रल पार्ट, तो ये भी क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, तो इसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होता है, ग्लोकोमा, कैटरैक्ट हो सकता है। थर्ड इज
हार्ट भी स्टिमुलेट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टैकीकार्डिया। किडनी में क्या हो रहा है, किडनी स्टिमुलेट होगी तो क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम इज एक्टिवेटेड, जिसके कारण बीपी इंक्रीज होता है। जीआईटी में क्या होगा, पैप्टिक अल्सर डिसीज। जीआईटी में क्या होगा, पैप्टिक अल्सर डिसीज ड्यू टू इंक्रीज इन एसिड। फिर आता है अपना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है, पेरीफेरी में होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो होगा एट्रोफी ऑफ मसल एंड स्किन, मसल एंड स्किन की क्या होगी, एट्रोफी होगी। दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू डिक्रीज कैल्शियम लेवल्स। और क्या होगा अपना, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, एड्रिनल एक्सिस भी डिप्रेस होगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स। जो सेंट्रल साइड इफ़ेक्ट्स अपन ने देखे, जिसकी ट्रिक आपको याद रखनी है कि सेंट्रल पार्ट जो है वो स्टिमुलेट होगा और पेरिफेरल पार्ट है वो डिप्रेस होगा, जिससे आप इजीली साइड इफ़ेक्ट्स इसके रूल आउट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं दूसरी ड्रग जो कि है थियोफाइलिन। बाकी जो ड्रग है साबा लाबा सामा लामा, ये सारी जो ड्रग्स हैं वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर ली है। जो अपना ANS वाला था इसमें ये सारी ड्रग्स हो चुकी है, तो मैं इसको इस वीडियो लेक्चर में रिपीट नहीं करूँगी। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो वीडियो लेक्चर देख लेना, या तो इस लेक्चर के बाद वो वीडियो लेक्चर देख लेना, ताकि आपका कंटिन्यूटी में सब कुछ कवर हो जाए। थियोफाइलिन को अपन मिथाइल ज़ैंथिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये मिथाइल मतलब थियोफाइलिन में मिथाइल ज़ैंथिन होता है, जो कि अपना क्या होता है, टी और कॉफ़ी से डिराइव्ड होता है, टी एंड कॉफ़ी डिराइव्ड। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जैसा अपन ने चार्ट में देखा था कि ये क्या करता है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अपन ने वो चार्ट में नहीं देखा था, अपन ने बस चार्ट में ही देखा था कि थियोफाइलिन एक ब्रोंकोडाइलेटर है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो अपन समझते हैं। तो जो फॉस्फोडाइस्टर एंजाइम रहता है ये उसका इनिबिटर रहता है, इनिबिटर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कैम और ब्रोंकोडाइलेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करा रहा है, ब्रोंकोडाइलेशन करा रहा है, क्योंकि ये यूज़ करते हैं अपन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकोस्पाज्म को इनहिबिट करता है। जो थियोफाइलिन है वो एक ब्रोंकोडाइलेटर है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये फॉस्फोडाइस्टर इनहिबिटर है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। इसके अलावा ये क्या है, सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एडोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, और इससे भी ये क्या करा रहा है, ब्रोंको डायलेशन करा रहा है। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक्स हैं रिलेटेड टू दी ड्रग्स यूज फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, तो वो देख लेते हैं अपन, क्योंकि इससे भी MCQs पूछे जाते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, सबसे पहले नैरो स्पेक्ट्रम या नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली जो ड्रग्स रहती हैं उनका नैरो सेफ्टी मार्जिन होता है। ठीक है, मतलब ये दिस ड्रग्स आर नॉट सेफ टू यूज़,
मतलब जिन ड्रग्स का नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स रहेगा वो ड्रग्स अपना जो सेफ्टी मार्जिन है उनका वो भी नैरो रहता है और ये ऐसी ड्रग्स सेव नहीं होती यूज़ में। मतलब इसका थोड़ा सा भी डोज बढ़ाएंगे तो टॉक्सिसिटी हो सकती है बॉडी में ही, ठीक है। सो ये जो ड्रग्स होती हैं वो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। इसका जो ट्रिक है रिमेंबर करने का, ट्रिक टू रिमेंबर इस वैप्ड। W से क्या आ जाता है अपना वॉरफेरिन, E से इथेनॉल, P से अपना आती है फेनिटॉइन और T से थियोफाइलिन। अब कुछ ऐसी, जैसे ये सारी जो ड्रग्स हैं वो लिवर मेटाबोलाइज होती है, जो लिवर एंजाइम है वो मेटाबोलाइज करता है। तो कुछ ड्रग्स होती हैं जो लिवर एंजाइम इंड्यूसर होती है और कुछ ड्रग्स होती है जो लिवर एंजाइम इनहिबिटर होती है। इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में बताऊंगी, पर ब्रीफली जो लिवर एंजाइम इंड्यूसर है और लिवर एंजाइम इनहिबिटर जो ड्रग्स है वो अपन आने वाले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे, जिसमें मैं आपको बेसिक जो फार्माकोलॉजी है उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। सो लिवर एंजाइम इंड्यूसर्स क्या होता है, ये इंक्रीज़ करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन। जो ड्रग्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, जिसके कारण ट्रीटमेंट फेलियर हो सकता है। मतलब जल्दी से बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगी ड्रग्स तो ट्रीटमेंट फेलियर हो गया, ठीक है। अगर जो लिवर एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन। यहाँ पे अपन ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि थियोफाइलिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर एंजाइम इंड्यूसर है, वो इंक्रीज़ करते हैं, और लिवर एंजाइम इनहिबिटर है वो रिड्यूस करते हैं, जिससे ट्रीटमेंट फेलियर और टॉक्सिसिटी। अगर मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होगा तो बॉडी में इस जो थियोफाइलिन ड्रग है उसकी लेवल बढ़ जाएंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी बॉडी में, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो लिवर एंजाइम इंड्यूसर है, तो उसमें आ जाता है रिफैम्पिसिन और ग्रिस्यूफ्लुविन एक एंटी फंगल ड्रग है, एंटी फंगल। और जो भी ड्रग्स एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है वो सारी क्या होती हैं, लिवर एंजाइम इंड्यूसर होती है। मतलब अगर अपन थियोफाइलिन के साथ रिफैम्पिसिन, ग्रिस्यूफ्लुविन या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देंगे तो जो ट्रीटमेंट फेलियर है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये क्या करती है, ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करती है थियोफाइलिन के। और अगर अपन थियोफाइलिन के साथ लिवर एंजाइम इनहिबिटर्स देंगे जैसे कि मैक्रोलाइट्स क्या होते हैं, एरिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन, और इसके अलावा कूटेकोनाजोल, कैटोकोनाजोल, ठीक है, कैटोकोनाजोल एंटी फंगल है ये कैटोकोनाजोल। तो ये क्या कराएंगे, ये रिड्यूस करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन, जिसके कारण थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया फार्माकोकाइनेटिक्स कैसी है थियोफाइलिन की। जो थियोफाइलिन है एक बार और अपन अच्छे से देखते हैं। देखो फार्माकोकाइनेटिक्स थियोफाइलिन की ऐसी है कि जो थियोफाइलिन है वो एक नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वाली ड्रग है, ठीक है। इसका नैरो सेफ्टी मार्जिन होता है, मतलब थोड़ा सा भी डोज ऊपर या नीचे किया तो या नीचे करेंगे तो इफेक्ट नहीं दिखेगा, ऊपर करेंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो एक नैरो सेफ्टी मार्जिन वाली ड्रग है, नॉट सेफ टू यूज़, ठीक है।
क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। ट्रिक टू रिमेंबर कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, इस वेप्ट, ठीक है। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, थियोफाइलिन का, वो लिवर के थ्रू होता है, लिवर एंजाइम्स कराते हैं। तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो लिवर एंजाइम इंड्यूसर होती है और कुछ ऐसी ड्रग्स है जो लिवर एंजाइम इनिबिटर्स होती है, ठीक है। लिवर एंजाइम इंड्यूसर ड्रग क्या करती है, इंक्रीज़ करती है मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन, मतलब जल्दी से बॉडी में थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, वो फ्लैश आउट हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट फेलियर। और एंजाइम, जो लिवर एंजाइम इनिबिटर होती है, वो रिड्यूस कराती है मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन, जिसके कारण थियोफाइलिन है वो बॉडी में उसके लेवल्स ज़्यादा रहेंगे, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होगा, जिसके कारण टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो लिवर एंजाइम इंड्यूसर है, जिसको अपन थियोफाइलिन के साथ देंगे तो उसकी जो ट्रीटमेंट फेलियर के चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत इंक्रीज़ हो रहा है थियोफाइलिन का। तो वो ड्रग्स है रिफेम्पिसिन, ग्लिसियोफ्लुविन जो कि एक एंटी फंगल है, और एंटी एपिलेप्टिक्स वाली सारी ड्रग्स। नाउ लिवर एंजाइम इनिबिटर्स कौन कौन से, जिसके कारण टॉक्सिसिटी हो जाएगी थियोफाइलिन की, क्योंकि मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो वो है मैक्रोलाइड्स एंड कैटोकोनाजोल, ठीक है। इट इज़ एंटी फंगल ड्रग। अब अपन देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ थियोफाइलिन, ठीक है। तो सीएनएस का स्टिमुलेट करता है, अपन ने देखा था स्टिमुलेट करता है, तो इसके कारण क्या हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं, ट्रिमर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सीएनएस साइड इफ़ेक्ट्स है। सीवीएस साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, सीवीएस को भी स्टिमुलेट करता है, तो क्या हो रहा है, टैकीकार्डिया, और क्या हो रहा है, एरिथमिया कराते हैं। किडनी में क्या हो रहा है, किडनी को भी स्टिमुलेट करता है, तो क्या हो रहा है, डायूरेसिस। मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है जो हर ड्रग का होता है वो यही है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग। मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट। तो अपन ने इस वीडियो लेक्चर में एक तो थियोफाइलिन के बारे में देखा, और अपन ने मेनली जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस जिस पे आते हैं वो थियोफाइलिन है और अपना इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। बाकी सामा लामा और जो साबा लाबा है उसके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो लेक्चर्स में बता दिया है, तो आप वो जाके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। नाउ ट्रीटमेंट एक बार समराइज़ कर देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या है ब्रोंकियल अस्थमा का, ट्रीटमेंट अगर एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा है, तो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, फॉर्मेटेरॉल जो कि क्या है, लाबा। साथ में क्या देंगे अपन, ब्यूडेसोनाइड जो कि है इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। ये एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा का ट्रीटमेंट है। इसके अलावा सेकंड चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस में अपन देंगे साबा। साबा क्या है अपना, सालब्यूटामॉल। अब अपन आ जाते हैं, ये है एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा में, ठीक है। अब मेंटेनेंस ट्रीटमेंट अपन देख लेते हैं। फॉर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ब्रोंकियल अस्थमा का मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में क्या दे रहे हैं अपन, तो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में ब्रोंकियल अस्थमा के अपन देते हैं इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और अगर इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो अपन देंगे, इसमें ऐड कर देंगे अपन लाबा क्या है अपना, फॉर्मोटेरॉल, ठीक है। फिर अब अपन देखते हैं एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा, जिसको स्टेटस
अस्थमैटिकस भी बोलते हैं। इसमें अपन क्या क्या दे रहे हैं, इसमें अपन दे रहे हैं साबा जो कि है साल्ब्यूटामॉल, सामा जो कि है इप्राट्रोपियम, आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन, आईवी मैग्नीशियम सल्फेट, आईवी थियोफाइलिन। तो ये सारी ड्रग्स अपन देते हैं स्टेटस अस्थमैटिकस में, जो कि एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट प्लान फॉर दी ब्रोंकियल अस्थमा। कि अगर एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा होता है, एक बार और बता देती हूँ, अगर एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा होता है तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहती है लाबा। लाबा क्या है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जिसमें अपन फॉर्मेटरॉल देते हैं, ठीक है। साथ में अपन इसके दे रहे हैं इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ब्यूडेसोनाइड, ठीक है। सेकंड चॉइस अपना क्या है, साबा साल्ब्यूटामॉल, ठीक है। अगर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट की अपन बात करें ब्रोंकियल अस्थमा की, तो इसमें अपन इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। अगर कंट्रोल नहीं होता है तो उसमें अपन ऐड कर देते हैं लाबा। अब एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा, जिसको स्टेटस अस्थमैटिकस कहते हैं, इसमें ये ड्रग्स अपन यूज़ करते हैं, साबा, सामा, आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन, आईवी मैग्नीशियम सल्फेट, आईवी थियोफाइलिन, ठीक है। अब एक ड्रग अपन ने पढ़ी थी मॉन्टेल्यूकास्ट, ठीक है। मॉन्टेल्यूकास्ट क्या, जो ड्रग्स अपन ने देखी थी मॉन्टेल्यूकास्ट, इसमें ये ड्रग अपन नहीं देते हैं फॉर स्टेटस अस्थमैटिकस बिकॉज इट हैज़ स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो ये एक की है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, इसलिए मैं एक की पॉइंट की तरह याद रखिएगा इसको कि मॉन्टेल्यूकास्ट हैज़ नो रोल इन दी ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमैटिकस। क्योंकि ऐसा हो सकता है एमसीक्यू में आपसे पूछे कि विच ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा स्टेटस अस्थमैटिकस, और इसमें एक ऑप्शन हो मॉन्टेल्यूकास्ट। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपने भले ही ये ड्रग मॉन्टेल्यूकास्ट ब्रोंकियल अस्थमा में पढ़ी है, लेकिन मॉन्टेल्यूकास्ट अपन स्टेटस जो अस्थमैटिकस है उसके लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो इसका रोल है, जो ये है वो ड्रग, ये बहुत स्लो एक्टिंग ड्रग है, स्लो ऑनसेट इस ड्रग का, तो हैज़ नो रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमैटिकस बिकॉज ऑफ इट्स स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है। अब COPD जो है या एम्फाइजीमा के ट्रीटमेंट में अपन कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो एक्यूट COPD, जो एक्यूट अटैक ऑफ COPD है, उसमें अपन यूज़ करते हैं साबा, साल्ब्यूटामॉल, ठीक है, या सामा। सामा क्या है, इप्राट्रोपियम, और लामा क्या है, थियोट्रोपियम। सामा इप्राट्रोपियम, लामा थियोट्रोपियम, ठीक है। इसमें अपन यूज़ कर रहे हैं सामा और साबा। और मेंटेनेंस के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं लामा। अभी बताया था लामा क्या है, थियोट्रोपियम। अगर लामा से कंट्रोल नहीं होता है, इफ़ नॉट कंट्रोल बाय लामा, तो अपन ऐड करेंगे इसमें लाबा। लाबा क्या है, इसमें अपन लाबा ऐड करेंगे साल्मेट्रॉल। अभी तक अपन ने जो लाबा ऐड किया था वो फॉर्मेट्रॉल था, क्योंकि वो फास्ट एक्टिंग है फॉर्मेट्रॉल। जो लाबा है, लाबा में दो ड्रग्स आती हैं, एक फॉर्मेट्रॉल और एक है साल्मेट्रॉल। साल्मेट्रॉल स्लो एक्टिंग है, और जो
फॉर्मेट्रोल है वो फास्ट एक्टिंग है, इसीलिए एक्यूट अटैक वाली सारी चीज़ों में अपन फॉर्मेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। और जो लाबा है COPD में, जो लाबा अपन ऐड कर रहे हैं वो साल्मेट्रोल है, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रग्स और ब्रोंकियल अस्थमा की ड्रग्स। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर स्टडीज़।